A very warm welcome to all of you to Puri, the sacred land of Lord Jagannath. Puri is not only a holy place but also a history cultural center for India. As we begin this Global Energy Leaders Summit today, we embark on a vital journey in India's ambitious quest for clean and sustainable energy. मैं कहना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 साल से हमारा देश भारत में विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव का सबसे जरूरी पहलू भारत का ऊर्जा के उत्पादन और आवंटन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। 2016 से पहले पूरे देश में घरेलू उपभोक्ता तथा उद्योग को निरंतर बिजली प्रदान करने एक चुनौती थी। घरेलू मांग पूरा करने के लिए भी बिजली की उत्पादन काफी नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में घंटों बिजली गुल होना आम बात थी, कोई बात नहीं। बिजली उत्पादन की कमी के लिए देश के उद्योग और व्यापारों को भी प्रभावित कर रहा था। हालांकि पिछले 11 साल में ये सभी चीजें बेहतर हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन और ऊर्जा मंत्रालय की दूरदर्शी कदमों की वजह से ये आज संभव हुआ है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे विश्व के लिए एक नई चुनौती है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक थर्मल पावर जनरेशन से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की जरूरत है। इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा टारगेट रखे हैं और भारत अब अगले कुछ सालों में ये जरूर हासिल करने की राह पर है। ओडिशा में हमारी सरकार को आए हुए सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र की समेत हर क्षेत्र में हमारी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विजन और योजनाओं के कार्यकारी करने के लिए हर एक कदम उठा रही है। हम क्लाइमेट से जुड़े मामलों के सॉल्यूशन के लिए उनके कमिटमेंट तथा डेडिकेशन से अच्छी तरह वाकिफ है। किसी भी देश, राज्य या फिर समाज को निरंतर रूप से चलाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होना बहुत ही जरूरी है। बिजली उत्पादन के साथ साथ बिजली आवंटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना होना भी बहुत जरूरी है। 2014 के बाद ये दोनों दिशा में माननीय मोदी जी के निर्देश में कार्य जारी है। पिछले 11 सालों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह बढ़ती डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पारंपरिक तथा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए मजबूत पॉलिसी सपोर्ट है। बिजली का उत्पादन 2015-16 में 1168 अरब यूनिट से बढ़कर 2024-25 में लगभग 1824 अरब यूनिट आज हो गए हैं। इसी तरह कुल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी 2015-16 में 305 गीगावाट से बढ़कर 2024-25 में आज 475 गीगावाट हो गया है, जो वहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी आपके पास सारी रिपोर्ट आपके पास अभी रख चुके हैं। इस दौरान बिजली मंत्रालय ने पहुंची एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुधार लागू किए हैं। जरूरी पहलों में एक यूनिफाइड नेशनल पावर ग्रिड बनाना, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और
घरों में बिजली पहुंचाने के मकसद से सौभाग्य स्कीम और सब शामिल है। ये सब पहले ही बदौलत आज पूरा देश में बिजली की कमी 2013-14 में जो 4.2% था उसे घटकर अभी 2024-25 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य खड़ा बढ़ चुका है, इसी आधार पर अभी 0.1% रह गया है। मतलब आज पूरा देश बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हो चुका है। देश में प्रति व्यक्ति बिजली की कंजप्शन 2013-14 की तुलना में अभी 45.8% वृद्धि हुआ है। ये देश की प्रगति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। अच्छी बात है कि पिछले 11 साल में भारत की एनर्जी बास्केट डाइवर्सिफाई हुआ है। अभी भारत के थर्मल सोर्स से बिजली की उत्पादन सिर्फ 51% रह गया है, जो कि अगले कुछ दिनों में और भी कम होता जाएगा। इसी क्षेत्र में भी हमारा उड़ीसा थोड़ा काफी आगे बढ़ चुके हैं और उसको भी अभी माननीय मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी इस बारे में हमको भी थोड़ा बधाई दिए कि हम इसी पर काम कर रहे हैं, कैसे भी और थर्मल सोर्स को हम कम करें। इसी संदर्भ में उड़ीसा निरंतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए सार्थक कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन पाने की लॉन्ग टर्म टारगेट की ओर भारत के कदम को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। जब प्राकृतिक स्रोत की बात आती है तो ओडिशा के पावर हाउस हमारी भरपूर खनिज संपद देश की टोटल रिसर्च की लगभग 1/3 है, जिसमें 575 किलोमीटर से ज्यादा का सागर तट है। और ऐसे ही हमारे राज्य में कई बड़ी नदियां हैं जो कि हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। प्राकृतिक संपद के साथ साथ ओडिशा में प्रशिक्षित मानव संबल और वर्ल्ड क्लास भित्तिभूमि इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि ओडिशा देश में जीडीपी के अनुपात के हिसाब से सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने प्रावधान किए हैं हमारा बजट में। और इस साल की 2,90,000 करोड़ रुपया के राज्य बजट में हमने इसमें से 75,000 करोड़ रुपये सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रावधान रखे। ओडिशा अपने विजन 2036 और 2027 के जरिए क्लीन एनर्जी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा संभावना है। हमारे राज्य के ज्यादातर जिले में भरपूर धूप मिलती है, जिससे हमें पर्याप्त सोलर एनर्जी मिल सकता है। इसके साथ विंड एनर्जी के लिए भी बहुत अवसर अभी हमारा उड़ीसा के लिए वो अवसर मिल रहा है और हम उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऊर्जा संक्रमण उड़ीसा के विकास एजेंडा का केंद्र बिंदु है। हमारी विकसित उड़ीसा 2036 और 2027 की दृष्टि में स्पष्ट लक्ष्य और पहल निहित है, ताकि ओडिशा को विद्युत उत्पादन और उपभोग देने में एक ग्रीन राज्य बनाया जा सके। एक प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में जहां बड़े विनिर्माण इकाइयों पारंपरिक रूप से कोयला आधारित बिजली पर निर्भर रही है, यह हम समझते हैं कि हमें ग्रीन ऊर्जा स्रोतों की और स्थायी संक्रमण को तेजी और बड़े पैमाने पर करना होगा। हमसे इस यात्रा को निर्णायक रूप से शुरू कर दिया है। ओडिशा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
और राज्य को विश्व स्तरीय संयंत्र स्थापन करने के लिए प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से 2 लाख करोड़ के अधिक से निवेश आवंटन अभी प्राप्त हुआ है। ये परियोजनाओं ने केवल हमारी अपने उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए ग्रीन ईंधन प्रदान करेगी, बल्कि निर्यात बाजारों को भी सेवा करेगी। ओडिशा का मजबूत इस्पात और रासायनिक उद्योग आधार, जिसमें से कोई ऊर्जा संक्रमण के लिए तैयार हो रहा है, साथ ही हमारा रणनीतिक बंदरगाहों पारादीप और गोपालपुर राज्यों को इस प्रकार के निवेशों के लिए सबसे आकर्षित गंतव्य में से एक बनाते हैं। इन लाभों का इस्तेमाल करते हुए पारादीप और गोपालपुर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया निर्माण के प्रमुख क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहा है। पारादीप को भारत के 3 हाइड्रोजन हब्स में से एक के रूप में घोषित किया जा चुका है और शीघ्र ही इसे ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र में उभरती इकाइयों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसी प्रकार गोपालपुर एक प्रमुख रासायनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी उभर रहे हैं। भविष्य में पारादीप सतत विमानन ईंधन के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बनाने जा रहा है। इसके साथ ही भारत में पहली बार हम कोल गैसिफिकेशन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, जो स्वच्छ प्रक्रियाओं के माध्यम से पेट्रोकेमिकल और अन्य रासायनिक उत्पादों का उत्पादन करता है। ओडिशा में कोयले की प्रचुर उपलब्धता हमें पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करने वाली कोल गैसिफिकेशन तकनीकों को अपनाने की अनुमति देती है, जब कोयले को मूल्य वर्धित ईंधन और कच्चे माल में परिवर्तित करते हैं। इस क्षेत्र में एक सबसे बड़े उद्योग अग्रणी हमारे साथ अभी वहां इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, जो 80,000 करोड़ से अधिक का महत्वपूर्ण निवेश का प्रस्ताव पहले ही वो प्राप्त हो चुका है। ये प्रयास मिलकर आने वाले वर्षों में ओडिशा के इस्पात और रासायनिक उद्योगों को हरे उत्पादों और प्रक्रिया की और तेजी से संक्रमण की दिशा में अग्रसर करेंगे। हमारा दृष्टिकोण का दूसरा रणनीतिक स्तंभ है ग्रीन ऊर्जा उपकरण निर्माण। एक प्रगतिशील औद्योगिक नीति और राज्य के भीतर तथा पूरे भारत में ऊर्जा परियोजनाओं से आने वाले मजबूत स्वाभाविक मांग के समर्थन में ओडिशा सौर ऊर्जा उपकरण और संबंधित घटकों के विनिर्माण में भारी निवेश आज आकर्षित कर रहा है। यह न केवल भारत के ऊर्जा संक्रमण को समर्थन देगा और उपकरण पर आयात निर्भरता को घटाएगा, बल्कि दशकों तक भारत की स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखलाओं में ओडिशा को एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। ये सब रिसोर्स मिलाकर ओडिशा भारत की क्लीन एनर्जी भविष्य में एक नेचुरल लीडर बन सकता है। ओडिशा पारंपरिक थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी की संतुलित स्रोत बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेट जीरो विजन को साकार करने के लिए तैयार हैं। दिस समिट्स सेंट्रल थीम इज बेस्ड ऑन सफिशिएंसी, balance and innovation which are timely and essential for our energy future. Odisha has friendly industrial policy where we have recognized energy
including renewable energy as a private sector. I would like to urge the investors across the global to come and invest in Odisha, be a part of the Odisha story. I am truly delighted to see such dynamic representation and high-level participation at this summit. My heartfelt thanks to the Government of India and the Ministry of Energy for judging Odisha to host this important event. मैं फिर से मंत्रालय, विशेष रूप से माननीय प्रहलाद जोशी जी की आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ग्लोबल समिट के लिए ओडिशा को चुने हैं और स्वयं पूरी महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर उसको आज इस समिट में सफल करने के लिए आप निर्णय लिए, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। It is my honor to officially inaugurate the Global Energy Leader Summit 2025. Let us make the next 2 days a period of meaningful